तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का हम लोग 55 मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसका रूप है। प्रकाश किसका रूप है? पहला है धारा का, बी ऊर्जा का, सी शक्ति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो प्रकाश के गुण में पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है ना ऊर्जा का क्या होता है? रूप होता है। जैसे छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, इसी प्रकार प्रकाश जो होता है क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश जो होता है किसका? ऊर्जा का क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, किसका? ऊर्जा का रूप होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो हम प्रकाश से क्या करते हैं? विभिन्न काम को करते हैं, इसलिए प्रकाश जो होता है ऊर्जा का क्या होता है? रूप होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? यानी प्रकाश किस माध्यम में ज्यादा चल सकता है? पहला ऑप्शन है निर्वात में, बी हवा में, सी जल में, डी शीशा में। तो निर्वात में, किसमें? निर्वात में हम जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है सबसे क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगर निर्वात न दिया रहे तब क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। हवा अगर जल शीशा हो तो हवा हो जाएगा। लेकिन अगर निर्वात दिया रहेगा तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये भी बता देते हैं कि कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या आप इसको 3/8 लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं, इसको दहला भी सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़। क्या बोल सकते हैं कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होता है। आप इसको किलोमीटर में भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन कैसे करता है? प्रकाश गमन कैसे करता है? पहला है वक्र रेखा में, बी सीधी रेखा में, सी गोलीय रेखा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रकाश के गुण में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। जब हम क्या करते हैं कि जब टॉर्च के लाइट को जलाया जाता है या गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जलती है, तो कैसे? सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है। जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी कहां? सीधी रेखा में क्या हो रहा है? निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि प्रकाश कैसे चलता है। ठीक है, तो प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। कैसे? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो होती है, देखिए पहला 3 × 10 kg नहीं, पहला गलत हो जाएगा। बी 3 × 10⁸ नहीं, गलत। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है क्या? प्रकाश की क्या होती है? चाल होती है। प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे किसने ज्ञात किया था? यानी कहने का मतलब है, थोड़ा सा यहां मिसप्रिंटिंग हो गया टाइपिंग में, कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रकाश की चाल सबसे पहले
किसने ज्ञात किया? सही तो है, प्रकाश की चाल सबसे पहले हो जाएगा यहां, सबसे पहले, सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? जैसे पहला ऑप्शन है न्यूटन, बी गैलीलियो, सी रोमर, डी एस्नेप। तो रोमर ने, किसने? रोमर ने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था। ऐसे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे कहते हैं, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे कहते हैं अदीप्त कि प्रदीप्त कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। जैसे देखिए, जानते हैं कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, जलता हुआ बल्ब का अपना प्रकाश होता है। तो कहता है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त बोलते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, कुर्सी बेंच हो गया, ठीक है। प्रदीप्त माने जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जुगनू हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, अभी पिछले हमने में डिस्कशन किया था कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त। जैसे एग्जाम्पल में कुर्सी, टेबल, बेंच, दीवार, पेड़, मनुष्य इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करे कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो करे कि वो वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर क्या होती है? विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैलती है। विभिन्न दिशाओं में फैलती है, विभिन्न दिशाओं में फैलती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिएगा, उसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे ये आप बल्ब देखते हैं तो बल्ब क्या हो गया? किसका उदाहरण होगा? अपसारी का होगा, क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता है वो क्या करके गर्म होकर, तप्त होकर के वो विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? प्रकाश फैलती है, निकलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होता है? मिलता है। कह रहे कि जो एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। तो कहता है कि उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं उसको? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जो एक ही बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेंस, एक हम लोग जब औजार बॉक्स खरीदते हैं तो क्या होता है? लेंस होता है, उसमें मिलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं? तो धूप में जब उस पर रखते हैं तो प्रकाश को क्या करता है? एक ही बिंदु पर क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है, जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े का जलने लगते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो सभी प्रकाश किरण को एक ही बिंदु पर क्या करता है? अभिसरित करता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है, जैसे ऐसे दिखेगा, एक दूसरे के क्या होता है? समांतर। तो एक दूसरे के समांतर किरण पुंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर। क्या बोलेंगे?
समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है या एक दूसरे के समांतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहां क्या होता है, यहां आपको ये आपतित किरण होती है, क्या होती है, आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण होती है, और ये क्या होती है, परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है। ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है, और ये बिंदु क्या होती है, आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है। ठीक है, आपतन बिंदु, और ये जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम किस से, आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, आपतन कोण होता है। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या करते हैं, आर कहते हैं, जिसको परावर्तन परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है कि आपतन जो कोण होता है, आपतन कोण वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो, कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। तो अभी मैंने आपको 11 नंबर क्वेश्चन में समझाया कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जितना पर कोई किरण आती है उतना ही पर किरण क्या होगी, जाएगी। अगर ये 60 डिग्री पर आती है तो कितना पर जाएगी, 60 डिग्री पर क्या होगी, जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री पर आएगी तो 60 डिग्री पर ही जाती है। तो हम परावर्तन कोण कितने का होगा, तो परावर्तन कोण भी, अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, कहता है कि कोण आई गुणे आर होता है, कोण आर, कि कोण आई बड़ा होता है कोण आर से, कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो ये क्या है, नियम क्या है, सही है कि कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के, माने आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये तो परावर्तन के नियम है। ठीक है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होते हैं किसके, परावर्तन के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। हाँ, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश
क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कर है कि श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश को सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं में कितने रंग होते हैं। ठीक है, कितने रंग होते हैं, 7 कि 6 कि 5 कि 2। तो देखिए यहां आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग। वो कौन कौन होते हैं कि देखिए ब, जा, नी, ह, पी, ना, ला। देखिए इतने कलर होता है। बै से क्या होता है, बैगनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से का लाल होता है। तो कितने, 7 रंग होते हैं। यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि देखिए ये बैजानी हो गया, ठीक है, आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है, पीला, नारंगी, लाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह यंत्र, क्या बोलेंगे, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को, जिसे छोटी वस्तु को कर है कि वह यंत्र, क्या बोलेंगे, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसको। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या करते हैं, छोटी वस्तु को उसमें क्या दिखाई देता है, आपको बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है, दूरदर्शी में, दूरदर्शी में जो हम दूर की वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि वह यंत्र जिससे दूर की, जिससे दूर की, जिससे दूर की, जिससे की, जिससे कि दूर की, जिससे कि दूर की, जिससे कि दूर की वस्तु को, जिससे कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को क्या कहते हैं, स्पष्ट देखा जाता है, उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर निकला होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ये क्या हो गया आपका, परावर्तक सतह हो गया। तो कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर निकला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, निकला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की, ध्यान देंगे, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। क्या होता है, धसा होता है, मैंने नीचे होता है। ठीक है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमें यही पूछा गया है कि किसका निकला होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं का अवतल दर्पण। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। जिस दर्पण का
परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो वह होता है छोटा और सीधा, छोटा और क्या, सीधा, तो वो होता है आपका क्या, उत्तल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का बड़ा बनता है प्रतिबिंब, बड़ा और छोटा दोनों बनता है, ठीक है, लेकिन उल्टा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि आपका बड़ा भी बनता है और क्या, छोटा भी बनता है, ठीक है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, ठीक है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, ठीक है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। लेकिन हमें सिर्फ कहा गया है कि वस्तु का छोटा और का सीधा, तो वो सिर्फ किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। करें कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि समतल दर्पण का कि उभयोतल दर्पण का, यहां उभयोतल दर्पण का। तो देखिए, तो चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग किसका, अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसे डॉक्टर जो होते हैं, जो होता है गला होता है, नाक कान होता है, उसको देखने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कौन होता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए, किसके, दाढ़ी बनाने में, या इसको हजामती दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि समतल दर्पण का कि उभयोतल दर्पण का, ठीक है, उभयोतल दर्पण का। ठीक है, तो वो होगा आपका कौन सा, अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण ग्रुप में दाढ़ी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वही कहता कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य के रूप में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। अगला सवाल है कि मोटर गाड़ी के क्या कर रहे हैं, मोटर गाड़ी के हेडलाइट, ठीक है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसकी बात करें, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। ये दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के लंबाई को या चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका घर हो गया, तो घर का जो चौड़ाई होता है आगे का, उसको द्वार कहते हैं।
इसी प्रकार दर्पण के जो चौड़ाई होता है, लंबाई होता है, उसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि वह रेखा, क्या कर रहा है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र, कह रहा है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र देखिए, कह रहा है कि वह रेखा, क्या कर रहा है? वह रेखा जो कह रहा है कि वह रेखा, क्या कर रहा है? कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं और ध्रुव को किस से? पी से। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है, अच्छा, मुख्य अक्ष को हम प्रधान अक्ष के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। मुख्य अक्ष कहिए या क्या प्रधान अक्ष कहिए। ठीक है, तो कहता है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला सवाल है कि वक्रता केंद्र कह रहा है कि वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य, कह रहा है कि वक्रता केंद्र कह रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ, माने ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका सीधा बनता है और का छोटा बनता है। क्या बनता है? उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और क्या बनता है? छोटा बनता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने बोला कि जो बस ड्राइवर होते हैं तो वो अपने सामने एक ऐसे दर्पण लगा होता होगा, देखे होंगे। ठीक है, एक दर्पण लगा होता है तो उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे हम बैठे होते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, तो जैसे हम बैठे हैं अगर वैसे ही प्रतिबिंब दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? छोटा। और छोटा क्योंकि इतना बड़ा होता है और 40 से 45 यात्री होते हैं उसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उल्टा और छोटा, तो ये तो आपका अवतल दर्पण में बनता है। सीधा और बड़ा, ये भी अवतल दर्पण में बनता है। उल्टा और बड़ा, ठीक है, उल्टा और बड़ा, ठीक है, उल्टा और बड़ा, ठीक है, ये आपका बनता है किसमें? तो यदि में अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? कह रहा है कि बड़ा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, ठीक है, उल्टा और बड़ा। तो देखिए, अवतल दर्पण में अगर हम जनरली बात करें तो कैसा बनता है?
उल्टा बनता है और क्या होता है, बड़ा बनता है, उल्टा और बड़ा। अब पूछिए कैसे, हम लोग जाते हैं दर्पण के सामने तो देखिएगा हम खड़े रहते हैं ऐसे, हम खड़े रहते हैं ऐसे, और मेरा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये क्या हुआ, हम खड़े हैं ऐसे लेकिन हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उल्टा। क्या बोलेंगे, उल्टा और बड़ा। क्योंकि यही है कि हम दाढ़ी उड़ी बनाते हैं तो दाढ़ी मेरा छूटता नहीं है, छोटा दाढ़ी उसमें क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा गया कैसा होता है, तो उल्टा होता है। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह आपका धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। जब हम लोगों ने चीन परिपाटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चीन परिपाटी पढ़ा था, तो चीन परिपाटी में क्या था कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये आपतित प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश हो गया, और इसकी वो क्या हो गई, दिशा हो गई। तो अगर दिशा में नापेंगे तो उसको तो धनात्मक होती। तो आप याद कर लेंगे कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो याद हो जाएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, क्लियर। आइए, कह रहे हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो जो दर्पण सूत्र होता है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर का 1/f होता है। यही आपका क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, यही क्या है, आपका सही है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र होता है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, दर्पण जो सूत्र होता है वह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट सवाल है अगला कि कह रहा है कि क्या समतल दर्पण में, कह रहा है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो नहीं, हम बोलेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और हम जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब रहता तो उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो कहा कि हाँ, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नहीं उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
उत्तल में कि अवतल में कि समतल में? तो देखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में क्या बनता है? छोटा बनता है। और समतल दर्पण में क्या? बराबर। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर को हम फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकसांतर को क्या कहते हैं? फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकसांतर को क्या कहते हैं? फोकस दूरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर या फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिएगा हम लोगों ने क्लास में ही पढ़ा था कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच, ठीक है, संबंध होता है। वो संबंध होता है कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी माने फोकसांतर जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अगर हम इसको तिरछा तिरछी गुणा करते तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। कह रहे हैं कि यहाँ r बराबर का 2f, f बराबर भाई तो हो नहीं सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर नहीं होती है। ये फोकस दूरी 2 होती है, ये भी नहीं सही है। r बराबर f बाई का 2, f बराबर r बाई 2, ये क्या कहा है? r बराबर 2f, r बराबर का 2f। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है। r बराबर 2f, ओ ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। f बराबर r बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा कि जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है? दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्च लाइट का, किसका? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट जो होता है, उसका परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल होता है। क्या होता है? उसका परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस दर्पण को या किस दर्पण में, करे कि किस दर्पण में, किस दर्पण में हो गया, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो वो होगा, देखिए तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तल, तो उत्तल में तो आभासी बनता है, इसमें कोई बात नहीं है, आभासी बनता है। अवतल में, तो अवतल में आपका वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक भी बनता है और का आभासी भी बनता है। समतल में क्या बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। समतल और उत्तल, तो समतल में आपको बताए हैं कि आभासी बनता है और उत्तल में भी क्या बनता है? आभासी बनता है। उत्तल में भी क्या बनता है? आभासी। तो क्वेश्चन है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिएगा उत्तल में आभासी बनेगा, अवतल में वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा, समतल में आभासी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी होगा, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि उत्तल में भी बनता है और का समतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि समतल दर्पण में, किसमें? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो आभासी होती है। क्या होती है? आभासी होती है तथा बराबर, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है और कैसा? आभासी, काल्पनिक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की
फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अगला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आपको बताए हैं कि वह बनता है आपका क्या? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक बनता है। और क्या? सीधा बनता है। काल्पनिक बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो वास्तविक और हासित, ठीक है, काल्पनिक और शासित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और का, देखिए आवर्धित। तो ये थोड़ा सा आवर्धित का मतलब समझ लेंगे। आवर्धित का मतलब क्या होता है? सीधा। क्या होगा? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? तो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, और आवर्धित माने सीधा बनता है। ठीक है। जो आपका अवतल दर्पण होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक बनता है और आवर्धित बनता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा कैसा? काल्पनिक और आवर्धित, मतलब सीधा। अगला क्वेश्चन है, ईंट है, क्या है? ईंट है पारदर्शी पदार्थ है कि पारभासी पदार्थ है कि अपारदर्शी पदार्थ है कि डी कोई नहीं? तो ईंट जो है ना, ईंट, ईंट कैसा पदार्थ है? अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है? अपारदर्शी। इसमें प्रकाश जो है आर पार गमन, आर पार नहीं निकल सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ माने जिसमें प्रकाश आर पार क्या कर सकता है? निकल सकता है। ठीक है। तो उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, तो ये सब आपका पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। पारभासी पदार्थ, तेल लगा हुआ कागज, क्या होगा? तेल, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये किसका उदाहरण होगा? पारभासी पदार्थ का। किसका? पारभासी पदार्थ का। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हवा, कांच, पानी होगा। ठीक है। तो ईंट है, पता है ना, अपारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहे कि एक उत्तल दर्पण की, एक उत्तल दर्पण की, एक उत्तल दर्पण की कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी है, तो इसका वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसका वक्रता त्रिज्या होगी। तो यानी फोकस दूरी क्या, माने आपको f का मान दिया है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, हम जानते हैं कि इसमें संबंध होता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। यानी अगर मैं बात करूं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। क्या होती है? दुगुनी। तो फोकस दूरी कितनी है? 20 है, यानी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन डी में 40 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कह रहे कि उत्तल दर्पण द्वारा नहीं। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब मिल सकता है? काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा देखिएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी मिल सकता है और का काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा तो जानबे करते हैं कि सिर्फ क्या, काल्पनिक ही मिल सकता है, और इसमें भी क्या मिल सकता है? काल्पनिक प्रतिबिंब ही मिल सकता है। तो क्या होगा? बी। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब केवल किसके? अवतल दर्पण द्वारा ही मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि जिन पदार्थों से, कहता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप निकल जाता है,
कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में निकल जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे देखिए जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं, जिसे तेल लगा हुआ कागज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपतित किरण अविलंब के साथ कह रहा है कि आपतित किरण अविलंब के साथ आपतन बिंदु पर कर है कि आपतित किरण अविलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, क्या बनाती है? कोण बनाती है। जो कोण बनाती है कहलाता है। तो देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच बने जो कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम किससे? आई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगर अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर का है तो इसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो आवर्धन हमको निकालना है। आवर्धन किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी? तो प्रतिबिंब कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और क्या? वस्तु की ऊंचाई, या आप इसको 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ये भी एक बार का क्वेश्चन आया गया है कि आवर्धन की मात्रक। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रकहीन राशि है। ठीक है, आई 2 एकम का 2, यानी हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? 1 के बराबर। कितना? 1 के बराबर। ये कौन हो जाएगा? 1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन? सी। आपका सी ऑप्शन का हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को कहां से मापा जाता है? तो दूरियों को हम कहां से नापते हैं? ध्रुव से मापते हैं।
कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण में दूरियों को हम सदा किसके सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कहां पर स्थित होने से, करें कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? करें कि कहां पर, कहां माने कहां वस्तु को रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको ट्रिक से समझ लीजिए कि अगर वस्तु को, कहां? वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे। अगर आपने वस्तु को कहां रख दिया? फोकस पे रख दिया। कहां पे रख दिया? फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कहां पर वस्तु को रखेंगे, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बनता है। तो वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत पे। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो वस्तु को कहां रखिएगा? अनंत पे। वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि कर है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कह रहा है कि केवल समतल दर्पण में, कि केवल अवतल दर्पण में, कि केवल उत्तल दर्पण में, कि तीनों प्रकार के दर्पणों में। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, वास्तविक भी बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या? आभासी भी बनता है, आभासी भी बनता है। और उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। तो कह रहा है कि माने कौन ऐसा, ये कह रहा है कि तीनों प्रकार के दर्पण में। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कौन सा ऐसा दर्पण होगा जिसमें वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है? तो वह होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा का होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु के आकार के ही प्रतिबिंब बनता है, तो वह होता है क्या? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 51 क्वेश्चन को देखा है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सबको कैसे लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।